स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम रहने वाला है पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, और इस चैप्टर में देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम स्टार्ट पॉलीमर से ही करेंगे। पॉलीमर्स क्या होते हैं, किस तरीके से डिफरेंट क्लासेस में कैटेगराइज किए जाते हैं। ठीक है, कैसे कैसे इनका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन की बात करने के बाद हम इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। क्या डिफरेंट मेथड्स है, मतलब जो पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी वजह से, जिनकी हेल्प से हम पॉलीमर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यूजेस की बात करेंगे। ठीक है, फिर डिफरेंट एग्जाम्पल की हेल्प से हम डिफरेंट मेथड को स्टडी करने वाले हैं, लिमिटेशंस देखने वाले हैं। फिर यहाँ पे आपका एक पॉलीमर होगा, उसकी मतलब एक स्पेसिफिक पॉलीमराइजेशन जो भी हैं उन सब की बात करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में कहानियाँ बहुत सारी रहने वाली हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही छोटा है, आपको ज़्यादा टाइम देना भी नहीं पड़ेगा इसके लिए। बहुत ही छोटा, जैसे मैंने बताया, बहुत छोटा चैप्टर है और जैसे आप स्टार्ट करोगे वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि पॉलीमर होता क्या है। देखो, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉलीमर्स आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो आपको आजकल याद हो कि टेफ्लॉन के बर्तन आते हैं। ठीक है, नॉन स्टिक पैन्स वगैरह आते हैं। वहीं अगर और एग्जांपल बताऊं तो पॉलीबैग्स तो सभी यूज़ करते हैं। पॉलीबैग्स वो भी क्या है, पॉलीमर ही है। फिर वहीं अगर बात करें वूल, ठीक है, सर्दियों में उसके कपड़े बनते हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है। चीज़ हो गया आपका, ठीक है, डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, सिल्क हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो आपका रेयोन आप यूज़ करते हो। ठीक है, रेयोन आप यूज़ करते हो एज अ किस पॉलीमर जो है वो कपड़े बनाने में काम आता है। पॉलिएस्टर आप यूज़ करते हो, पॉलिएस्टर का फैब्रिक होता है। सुना होगा कभी ना कभी आपने। टायर्स आपने ज़रूर देखे होंगे। टायर्स बॉयज़ को ज़्यादा फैसिनेटेड रहता है टायर्स, कार वगैरह में। तो जो टायर्स बनते हैं ना, वो भी एक वन ऑफ पॉलीमर है जिससे वो बनते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर जो है वो आपका बहुत यूज़फुल है, मतलब एवरीडे लाइफ में आप बहुत सारे एग्जांपल देख पा रहे हो। ठीक है, पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जितना आसान उनको, मतलब जितना आप उनको अपने आसपास देखते हो ना, उतना ही आसान इनको प्रिपेयर करना इनकी स्टडीज़ है। ठीक है, बिकॉज बहुत ही ईजिली आप इनके प्रिपरेशन मेथड भी समझ सकते हो। ठीक है, एडिशन यानी कि चेन ग्रोथ मेथड आप देखने वाले हो, या फिर आप आयनिक मेथड, आयनिक पॉलीमराइजेशन देखने वाले हो। वो भी किस बेसिस पे देखोगे, वो वन बाय वन करके हम बात करेंगे। ठीक है, मेथड बहुत ईजी रहने वाला है। अगर हायर एग्जाम्स में भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते, और जब आ जाए तो फिर किसी से नहीं होने वाले। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको बताना होता है मोनोमर कौन सा है, या फिर आपको ये बताना होता है कि अगर आपको एक पॉलीमर यूनिट दे दी है, पूरी पॉलीमर यूनिट दे दी है, स्ट्रक्चरल यूनिट दे दी गई है, आपको बताना है कि भाई उसमें जो रिपीटिंग यूनिट है, कहने का मतलब जो मोनोमर है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, हो सकता है कि वो जो मॉलिक्यूल आपको दे, जो स्ट्रक्चरल यूनिट दे रखी है आपको, वो क्या हो, वो एक सिंगल यूनिट, इस सिंगल मोनोमर से ही बन के बनी हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो डिफरेंट क्या हो, मोनोमर यूनिट से मिलके बनी हो। ठीक है, अब आप सोचो, इतनी सारी टर्म आ गई मैम, ये मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन, आयनिक पॉलीमराइजेशन, ये सब क्या है। तो डोंट वरी, इसी के लिए तो ये क्लास स्टार्ट करी गई है कि आपको हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे से बताई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी था कि जो पॉलीमर जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो आखिर हमारे लिए यूज़फुल है भी या फिर एवं ही पढ़ रहे हैं हम। तो एवं नहीं पढ़ रहे हैं हम, ये जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। जैसे मैंने आपको बता दिया, डे टू डे लाइफ में आप न्यूमरस नंबर ऑफ पॉलीमर्स यूज़ करते हो। कुछ तो नेचुरल ही अकर होते हैं आपके, ठीक है, नेचुरल ही आपको मिलते हैं वो, और आप क्या करते हो, उनमें थोड़ा बहुत खींचातानी करी, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करा और एक न्यू आपने पॉलीमर बना दिया जो कि पहले वाले से बेहतर हो।
ठीक है। तो यही चीज़, जैसे पहले अगर आप देखते थे जो फ़ोन आते थे, मोबाइल फ़ोन, वो कीपैड वाले आते थे, ठीक है। फिर विद द टाइम एक्सपेरिमेंट्स हुए, विद द टाइम न्यू फीचर्स उसमें क्या करे गए, ऐड किए गए, और आज जो आपको स्मार्टफोन मिलता है वो है आपके पास। तो वो न्यू की क्यों ज़रूरत पड़ी, आपको पता है कि न्यू की ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज जैसे जैसे चेंजेस आए लोगों को वो पसंद आए, आप इंटरनेट यूज़ करने लगे, कनेक्टिविटी बढ़ने लगी, सोशल कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ने लगी, बहुत न्यूमरस यूज़ रहे उसके, इसीलिए उसमें आपको क्या अब भी आपके मॉडल्स जो है फ़ोन के वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, न्यू फीचर्स उसमें एड ऑन होते रहते हैं, और वो एड ऑन होते रहेंगे जब तक आपको, मतलब जो भी आप चाहते हो कि भाई आपकी जो भी फ़ोन है, जो भी फ़ोन की कंपनी, वो चाहेगी कि भाई हमारे पास बहुत ही बेस्ट फीचर्स हो, ठीक है, जो यूज़र्स हैं, जो बायर्स हैं, उनको पसंद आए, ताकि उनकी मार्केट वैल्यू बढ़े, सिंपल सी चीज़ है, और वहीं आपके लिए यूज़फुल भी रहे। तो ऐसा ही पॉलीमर का केस है, ठीक है, कि आपको अगर नेचुरली मिल रहे हैं वो, और अगर उसमें आपको कुछ कमी लग रही है तो आप कोशिश करोगे कि भाई उस कमी को किसी ना किसी तरीके से पूरा करे, जो आपका यूज़र है वो उसको बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ कर पाए, ज़्यादा वो यूज़ में आए, और जो बना रहा है उसका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर, ये तो कुछ बेसिक सी कहानी थी, बेसिक सा बस ऐसे ओवरव्यू था आपका कि हम पॉलीमर में आके पढ़ने वाले क्या हैं, पॉलीमर होते क्या हैं, ठीक है। वहाँ से अब बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको हेडिंग दिख रही है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, पॉलीमर्स के बारे में। तो सबसे पहले मूविंग ऑन फॉरवर्ड, हमें ये पता होना चाहिए इस पॉलीमर को आप ब्रेक करके देख लो। अगर आपको समझना है इसको तो एक बार ब्रेक करके देखो। पॉली मीन्स का आपको पता होगा मैनी, ठीक है, मोर देन टू, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर्ज का मतलब होता है पार्ट्स। तो अगर आप ऐसे समझो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पॉलीमर्स जो हैं आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स, बड़ा स्ट्रक्चर होता है इनका, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत अलग अलग पार्ट से जुड़ के मिलके बने हुए हों, ठीक है। या बेसिक इसके वर्ड को ब्रेक डाउन करके ये चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। और आप कैसे बात कर सकते हो, आप बोल सकते हो पॉलीमर्स को, जैसे मैं डिफाइन करना चाहूँ, पॉलीमर्स, ठीक है, डिफाइन अगर मैं करूँ तो पॉलीमर्स आर द structural units और molecule या फिर स्ट्रक्चरल यूनिट विच आर फॉर्म बाय, कैसे बनते हैं बताओ जल्दी से। मैंने अभी आपको बताया कि बाय द एडिशन, मैंने क्या बोला, बाय द विच आर फॉर्म्ड बाय द, बताएं जल्दी से, बाय द रिपीटिंग यूनिट, बाय रिपीटिंग unit repeating smaller molecule, small atoms और molecules, जो कि क्या भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, which can be same और डिफरेंट, ठीक है। जो आपकी स्मॉल यूनिट्स है वो या तो सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वैसे तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पे भी आप इसको बात कर सकते हो। सेम यूनिट में अगर आप बोलो तो पॉलीइथाइलिन का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। डिफरेंट यूनिट की बात करोगे आप तो आप नाइलॉन 6 का एग्जाम्पल दे सकते हो, बखूबी दे सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई ये पॉलीमर स्टार्ट कब हुआ, कैसे ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। ये कहानी स्टार्ट होती है इन 1833 जब एक हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन्स जैकब, ठीक है, जॉन्स जैकब इनका नाम था। इन्होंने क्या करा, ये जो आपकी टर्म थी, जो आपकी पॉलीमर टर्म थी, इसको क्या करा था, उन्होंने कॉइन करा था। तो मतलब जो पॉलीमर टर्म जो है ना वो इन्होंने ही दी थी, पॉलीमर टर्म इन्होंने ही दी थी, जॉन जैकब बर्जीलियस, ठीक है, बर्जीलियस, ठीक है।
अब बात आ गई कि भाई ठीक है, कहाँ से, देखो इन्होंने टर्म तो दी, मगर जो इन्होंने पॉलीमर को डिफाइन करा वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। जो हमारी आयुपैक, जो आज हम डेफिनेशन, जो आज के टाइम पे हम डेफिनेशन जो हम जानते हैं उससे कम्प्लीटली क्या थे, डिफरेंट थी। तो इनकी हम लिख सकते हैं, जो इन्होंने डेफिनेशन दी थी पॉलीमर की, डेफिनेशन जो दी थी वो क्या थी, कंप्लीटली डिफरेंट थी, कंप्लीटली LE कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आयुपैक। आयुपैक क्या है, इंटरनेशनल डिफरेंट फ्रॉम IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो उन्होंने डेफिनेशन जो दी थी उससे पॉलीमर के डेफिनेशन उन्होंने कम्प्लीटली डिफरेंट एक डेफिनेशन डिफरेंट डेफिनेशन के बारे में बताया। मतलब बस इनका क्रेडिट क्या था, सिर्फ एक पॉलीमर टर्म को देना। ठीक है, बाकी जो इनके डेफिनेशन थी वो सब डिफरेंट थी, कम्प्लीटली डिफरेंट थी। फिर हमारे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट रहे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, जिनका नाम था हरमन स्टॉर्डिंगर, हाँ मैं स्पेलिंग लिख लेती हूँ। इन 1920 में फिर हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हरमन स्टॉर्ड, ठीक है, कुछ इसी तरीके का नाम था उनका। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एग्जैक्टली एक तो आप न्यूमरस ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली डिफाइन पॉलीमर, क्या आखिर पॉलीमर होते क्या हैं, कैसे बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया था पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर आर अ टाइप ऑफ क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। अब बात आती है क्या मैम सारे ही कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, तो नहीं, ऑल पॉलीमर्स आर नॉट कोवेलेंटली बॉन्डेड। कुछ पॉलीमर्स जो हैं वो आपके पॉलीमर जो है जनरली तो कैसे ही होते हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड ही होते हैं, मगर देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स जिसमें आप क्या बोल सकते हो, जो कैसे हो, नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हम बोले कि नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड है या कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो देखो कोवेलेंटली में तो बहुत कॉमन से एग्जाम्पल हो गए, पॉलीइथाइलिन आप ले लो, पॉलीइथाइलिन, ठीक है, और वहीं आप क्या भी बोल सकते हो, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और देयर आर न्यूमरस ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, जहाँ पे जो आपको बताते हैं कि पॉलीमर्स कैसे होते हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड। मगर वहीं अगर हम बात करें नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड की, तो आइसोप्रीन जो होते हैं, प्रीन जो किस लैटेक्स जो प्रेजेंट एज लैटेक्स की तरह प्रेजेंट होते हैं रबर में, वो क्या होते हैं, नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, तो ये बात थी पॉलीमर की, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने उन टर्म दी, तो 1920 में जो करेक्ट डेफिनेशन जो थी वो हर्मन स्टॉर्डिंगर ने दी थी, और इनको बाद में 1935 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर दिस। ठीक है, उनको नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था, नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने कीटीन वगैरह का स्ट्रक्चर, और भी बहुत सारे काम है जो इन्होंने किए हैं, कीटीन वगैरह का स्ट्रक्चर भी इन्होंने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो ये बात तो हुई बेसिक सी, कुछ की बेसिक सी चीज़ें कि भाई पॉलीमर क्या होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको PVC वगैरह बताए, आपको भी समझ नहीं आएंगे कि मैम ये क्या है PVC वगैरह, तो हम उनकी बात करने से पहले सबसे पहले जो हम जाएंगे, मैंने बोला कि पॉलीमर जो फॉर्म होते हैं ना वो रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। ठीक है, मोनोमर्स से मिलके जो हमारे क्या बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, सो अब आपकी जो क्लास है, ठीक है, पूरी क्लास है, उसमें आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिला के एक पूरी क्लास बनी है। ठीक है, तो ऐसे ही पॉलीमर्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो नंबर ऑफ मोनोमर्स। अब आपकी क्लास में तो क्या होता है, जो सारे स्टूडेंट हैं उनमें कोई किसी की हाइट डिफरेंट है, किसी का वेट डिफरेंट है, तो देयर आर डिफरेंट मोनोमर्स। ठीक है, नंबर ऑफ जो यूनिट्स है वो क्या है, डिफरेंट है। मगर अगर आप फॉरेस्ट की बात करो, या फिर आप लेट अस सपोज खेतों में अगर आप देखते हो, अगर
कोई फार्मिंग बैकग्राउंड से, फार्मर के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, तो अगर आपने गन्ने बोए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक आपको पता है कि सारे ही शुगर केन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, सबकी सिमिलर ही लेंथ होने वाली है, तो वहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या रहने वाली, सेम रहने वाली है। तो ये मैंने एक बेसिक सा एग्जाम्पल आपको बताया है कि मोनोमर्स क्या होते हैं। आप बोल सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टुगेदर टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म पॉलीमर्स। ठीक है, यानी कि देखो अब बात कैसे आती है, और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। लेट अस सपोज आपके पास वॉल है, ठीक है, आप घर तो बनाते हैं, सभी का घर बना हुआ है, सबका घर ईंटों से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, किसी का ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कोई और न्यू एलिमेंट डिस्कवर कर दिया उससे घर बना दिया हो, नहीं ना, तो सबका घर ब्रिक से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। तो जो आपकी ब्रिक्स हैं वो क्या रहती हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहती हैं, उनको जोड़ के सीमेंट की हेल्प से क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है। सिंपल है। तो ब्रिक्स क्या हो गई, ब्रिक्स आपकी हो गई है स्मॉलेस्ट यूनिट। क्या बन गई ब्रिक्स आपके, स्मॉलेस्ट यूनिट बन गए, जिनको मिला के आप क्या बना रहे हो, एक दीवार बना रहे हो, और उस दीवार से फिर क्या बना रहे हो, घर बना रहे हो। ठीक है, तो जैसे हम ब्रिक को क्या बोल देते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट बोल दें, आप उसको क्या बोल दें, स्मॉलेस्ट यूनिट बोल दें, और क्या बोल दें कि भाई इनको मिला के आप क्या बनाते हो, घर बनाते हो। तो उसी तरीके से जैसे ब्रिक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई, ऐसे ही मोनोमर जो हैं वो क्या रहते हैं, आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट रहती है पॉलीमर की, जिससे मिलकर आपका क्या बनता है, पॉलीमर फॉर्म होता है। सो दीज आर द ब्रिक्स। या इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ब्रिक्स का, ठीक है, वरना आपको सेम ही नज़र आएंगी ये दोनों चीज़ें। बताइए किस कलर की करें, कोई भी कलर कर लीजिए, दिस वन, ठीक है। सो ये क्या है, आपकी ब्रिक्स है, जिसको आपको मिला के आप क्या बनाते हो, एक वॉल बनाते हो। वॉल अगर आपने पूरी बनाई है तो उसमें आपको क्या चाहिए होगी, ब्रिक चाहिए होगी। और ब्रिक कैसे एक्ट कर रही है, वॉल के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट एक्ट कर रही है। सेल की बात आपने करी होगी, तो सेल आप क्या बोलते हो, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं मुझे, क्यों, क्योंकि उससे कंबाइन होके क्या बनता है, सेल से कंबाइन होके टिश्यू बनता है, टिश्यू से कंबाइन होके क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से कंबाइन होके ऑर्गेनिज्म बनता है पूरा। ठीक है, तो ऐसे ही जिस तरीके से वहाँ पे हम बात करते हैं, वैसे ही पॉलीमर्स में मोनोमर एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, जिसको कंबाइन करके आपका क्या बनता है, कंप्लीट पॉलीमर बनता है। जैसे अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करिए। जैसे मैंने आपको बोला पॉलीइथाइलिन, क्या बोला, पॉलीइथाइलिन। एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, एग्जाम्पल से लेके चलिए, अब पॉलीइथाइलिन का एग्जाम्पल लेके चलिए। इथाइलिन, देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं उसका पहले बता दूं। देखो इथाइलिन कुछ इस तरीके से होता है, पॉलीइथाइलिन का स्ट्रक्चर CH2 और यहाँ पे N, ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर होता है। N का मतलब क्या है कि ऐसी नंबर ऑफ यूनिट CH2 ऐसी नंबर ऑफ यूनिट क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही है, बॉन्ड फॉर्म कर रही हैं, और एक प्रॉपर आपको एक बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल बना के दे रही है, जिसका नाम आपने क्या दे दिया है, क्या रख दिया है, पॉलीइथाइलिन। और अगर इसमें मोनोमर की बात करें कि भाई सबसे बेसिक यूनिट क्या होने वाली है जिससे ये बना होगा, तो इसका मोनोमर रहता है आपका इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये रहता है आपका क्या, इसका मोनोमर रहता है, जिसको बाद में कैसे बना, क्या जो आपकी पॉलीमराइजेशन क्या होती है, आपकी मोनोमर यूनिट क्या हुई, कंबाइन हुई, बॉन्ड फॉर्म करा, और उन्होंने क्या करा, लॉन्ग आपकी मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि पॉलीमर्स दे दिए हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, पॉलीमराइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पॉलीमराइजेशन की भी प्रोसेस होती है, मैंने आपको बताया एडिशन भी होता है, आयनिक भी होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉलीमराइजेशन के अंडर हो गया, मतलब रिपीटिंग यूनिट, इसने क्या करा, रिपीट करा खुद को, क्या करा, रिपीट करा बार बार, ठीक है। तो हुआ क्या है इसमें, ये
पॉलीमराइज यानी कि कंबाइन हुआ, जॉइन हुआ, ठीक है, और जॉइन होने के बाद आपको क्या दे दी, एक नंबर ऑफ लार्ज ऑपरेटिंग यूनिट दे दी। देखो अगर एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो देखो होगा क्या, ये रही CH2 ये कंबाइन हुई, फिर एक और CH2 यूनिट इससे कंबाइन हो गई, ठीक है, ऐसे ही एक और CH2 यूनिट कंबाइन हो गई, एक और CH2 यूनिट कंबाइन हो गई, ऐसे ही देखो नंबर ऑफ आपकी ये जो इथाइलिन यूनिट है ना वो कंबाइन होगी, ठीक है, और क्या फॉर्म करेंगी, आपका पॉलीमर फॉर्म करेंगी। आई इतनी चीज़ समझ, ठीक है। पॉलीमर जो अभी आपको लॉन्ग फॉर्म दिखाई थी वो क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं, जो कि आपके स्मॉलेस्ट यूनिट से बनते हैं, और उन स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, फटाफट से बताएं, उन स्मॉलेस्ट यूनिट को हम मोनोमर बोल देते हैं। तो इतनी कहानी समझ आई, पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, कहाँ से ये चीज़, कहाँ से टर्म आई, पॉलीमर आखिर किसने ये टर्म दी, ठीक है, फिर उसको किसने अच्छे तरीके से डिफाइन करके कि भाई वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं या नहीं होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, तो उनको किसने बताया था, हरमन, ये आपके जो साइंटिस्ट रहे इन्होंने 1920 में बताया, और फिर बाद में इनको इसके लिए क्या भी मिला था, नोबेल प्राइज़ भी इनको मिला था, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई, चलिए भैया समझ आ गया पॉलीमर क्या होते हैं, और आपके कैसे कोवलेंटली बॉन्डेड भी हो सकते हैं और नॉन कोवलेंटली। जनरली तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरल अगर स्टेटमेंट की बात करें तो आप जनरली तो यही बोलते हो कि भाई ये कैसे होते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, बट it's not true in all cases. There are also few of polymers known जिनमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉलीमर की डेफिनेशन, पुरानी कहानियाँ। अब बात करते हैं, अब मैंने क्या बोला, जब हम ये पढ़ लेंगे कि पॉलीमर क्या होते हैं तो बाद में हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करें। अब आपके नंबर ऑफ पॉलीमर्स, अब देखो आपको क्लास 5th में भेजना है, 6th में भेजना है, 7th में भेजना है, वो आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है कि भाई आपको, अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो अगर आपके पासिंग मार्क्स आ गए तो आप अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या कर जाओगे, पास कर जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आप जा सकते हो। तो ऐसे ही कौन से पॉलीमर्स को कौन सी क्लास में रखना है, कौन सी कैटेगरी में रखना है, उसके लिए भी दो तरीके की क्लासिफिकेशन होती हैं। पहला तो ये कि उनके रिपीटिंग यूनिट के बेसिस पे, ठीक है, दूसरा होता है कि कहाँ से हम उन्हें ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम कहाँ से उन्हें ऑब्टेन कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं क्लासिफिकेशन on the basis of source, on the basis of source, ठीक है। कौन सा सोर्स, यानी कि जहाँ से हम पॉलीमर को ऑब्टेन कर रहे हैं, जहाँ से पॉलीमर्स को हम ऑब्टेन कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो देखो ये 3 टाइप में डिवाइडेड है, कितने टाइप में डिवाइडेड है, 3। दिस क्लासिफिकेशन इज डिवाइडेड इन 3 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं, चलिए। पहला तो देखो नेचुरल, सुना ही होगा, नेचुरल पॉलीमर सबने सुना होगा, ठीक है, नेचुरल। फिर उसके बाद आप बात करें, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, फिर उसके बाद हम सेमी सिंथेटिक की बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं, फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपके सिंथेटिक पॉलीमर की, ठीक है। सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक और नेचुरल, तीनों की ही बात करेंगे। चलिए फिर ये कुछ इस तरीके से मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो हम बात करेंगे देखो नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में। नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये कहाँ से मिले होंगे, हमें प्लांट और एनिमल से मिले होंगे, ठीक है। सेमी सिंथेटिक में क्या है, सेमी सिंथेटिक में क्या होता है कि हमें नेचुरली पॉलीमर ही मिलते हैं, मगर उनको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया ना कि भाई सिंपल सी बात है, अगर पुराने फ़ोन आज भी बिके तो बहुत ही कम लोग उसको लेंगे, क्योंकि आज के जो इंसान है, हम लोग जो हैं वो काफ़ी यूज टू हो चुके हैं स्मार्टफोन के। तो जो भी कंपनी का मैन्युफैक्चरर है वो स्मार्टफोन बनाना ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन बनाने की कोशिश करेगा रेदर देन कीपैड फ़ोन, क्योंकि उसको पता है डिमांड किस चीज़ की है, उसको पता है डिमांड मार्केट में स्मार्टफोन की है, तो वही बनाएगा वो। तो सेम सेमी सिंथेटिक का मैटर है कि हमें पता है नेचुरल जो है ना पॉलीमर्स, उसमें कुछ कुछ कमियाँ होती हैं, तो क्या करता है, उन कमियों को मॉडिफाई करता है, और फिर आपका नेक्स्ट टाइप का जो पॉलीमर है दैट इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, इसको देता है, जो कि काफ़ी, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। नंबर ऑफ़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है, इन्हेंसमेंट देखने को मिलता है, उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम बात करें कि हमें पॉलीमर्स में चाहिए होती है। जैसे टेफ्लॉन देखा हो आपने, ठीक है, बैकलाइट आपने देखा हो। टेफ्लॉन की बात करें तो टेफ्लॉन बहुत हार्ड होता है, ठीक है, जब उसका भाई बर्तन बन रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो वो हार्ड होगा। बैकलाइट देखा होगा, वो जो प्लास्टिक जो लगी होती है आपके कुकर जो भी यूटेंसिल्स होते हैं उसमें, आपके बोट्स वगैरह में भी लगी होती है, तो वो कितनी हार्ड होती है, ठीक है। आपको चाहिए तो ऐसी चीज़ ना कि जिसको पकड़े वो गर्म भी ना हो, टूटे भी ना आसानी से। वही चीज़ प्लास्टिक बैग अगर आप देखते हो तो प्लास्टिक बैग थोड़ा सा तो इतना होना चाहिए कि भाई उसमें आप जो अपने सामान है उसको कैरी करके ले जा सको, वो क्या ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए कहीं से, ये चीज़ होती है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और लास्ट आपका क्या आता है फिर, सिंथेटिक 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 पॉलीमर। तो ये क्या होते हैं, इन सब की बात करते हैं। इनको पहले क्या कर लेते हैं, बॉक्स में कर लेते हैं फॉर लाइक प्रेजेंटेशन जो आपका अच्छा बन जाए। कोशिश करेंगे कि आपके जो नोट्स हैं उनको काफ़ी प्रेजेंटेबल बनाने, कोशिश पूरी की जाएगी इस चीज़ की, ठीक है। सेमी सिंथेटिक, और फिर आ गए आपके सिंथेटिक पॉलीमर। इनको थोड़ा ऊपर कर देते हैं मार्क को, और इसको भी थोड़ा ऊपर कर दिया, और वो तो वहीं, ठीक है। अब देखो नाम से ही अगर आपको डिफाइन करना है ना किसी चीज़ को, तो कुछ डेफिनेशंस तो आपको नाम से ही मिल जाती है। जैसे नेचुरल पॉलीमर्स में पता चल रहा है कि ये कहाँ से, और हम किसके बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई सोर्स के बेसिस पे कि कहाँ से हम इनको ऑब्टेन करें। तो सिंपल सी बात है, जो पॉलीमर्स कहाँ से ऑब्टेन किए गए हों, पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम पॉलीमर्स obtained from plants and animals, simple, plants और किससे, plants और animals से, plants and from animals, प्लांट से और एनिमल से हम जिनको ऑब्टेन करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स बोल देते हैं, ठीक है। उनको क्या बोल देते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स बोल देते हैं। फिर अब बात आती है एग्जाम्पल की, भाई एग्जाम्पल बताओ हम कैसे मान लें, ठीक है। तो हम आपको एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कि आप सेल्यूलोस एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है, सेल्यूलोस। फिर आप बात करें वूल, वूल की आप बात कर सकते हो, ठीक है। चीज़ आप ले लीजिए, ठीक है, चीज़ ले लीजिए, वूल ले लीजिए, आरएनए, ठीक है, डीएनए, या फिर डीएनए लिख देते हो, डीएनए आरएनए बातें की है, ठीक है, डीएनए प्रोटीन्स हैं जो कि, और एग्जांपल बताए हैं, ठीक है। ये तो कुछ एग्जांपल हो गए, और न्यूमरस ऑफ एग्जांपल हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में ही क्लास में। वूल हो गया, ये हो गया आपकी पॉलीथीन, नहीं ये तो नेचुरली अकरिंग नहीं है, ठीक है। रबर वगैरह, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल, ठीक है। तो ये क्या है, ये हैं आपके कुछ एग्जाम्पल्स फॉर ऑफ व्हाट, नेचुरली अकरिंग पॉलीमर या नेचुरल पॉलीमर्स के, ठीक है। उनकी बात कर लिए विद आपकी थोड़ी डेफिनेशन। अगर आपको ऐसी क्लासिफिकेशन आ गया बहुत सुंदर से, आप ऐसी हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, वो जिस बेसिस पे आपसे पूछा एग्जाम में उसी बेसिस पे पता क्या ना, ये नहीं कि आपको ये आता है तो आपने ये वहाँ पे लगा दिया, नहीं। जो दो क्लासिफिकेशन है मैं दोनों की ही बात करूँगी, आपको दोनों आसानी से समझ आ जाएंगी नाम से ही। तो हमने पहले क्लासिफिकेशन की बात कर ली, नेचुरल पॉलीमर। नेक्स्ट आता है सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक में होता क्या, देखो पता ही चला, सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि कुछ ना कुछ नेचुरल पॉलीमर में मॉडिफिकेशन हुआ होगा। सो ये जो पॉलीमर है, these polymers obtained from कैसे, obtained by the modification, मॉडिफाई करना। देखो आपको गाड़ियाँ वगैरह भी मिलती हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। आपका जो नेचुरल पॉलीमर है उसको मॉडिफाई करने के बाद जो आपको मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोल देते हैं। जैसे कि आपको बहुत कॉमन एग्जांपल है, गाड़ियाँ वगैरह आती हैं तो लड़के ज़्यादातर उनको मॉडिफाई कराते हैं, उनमें कुछ कलर चेंजेस करवाए, ठीक है, या फिर उसमें कलर चेंज करवा दिया, फिर गाड़ियों पर स्टिकर्स लगवा देते हैं, तो मॉडिफाई करवा देते हैं, और टायर्स मॉडिफाई करा दिए, ठीक है, ताकि आपकी वो मॉडल तो बहुत अच्छा आया है पहले से, मगर और उसको अच्छा बनाने के लिए और अपना इफेक्टिव लुक देने के लिए और अच्छी लगने के लिए आप क्या करा देते हो, उसको मॉडिफाई करा देते हो। सेम ऐसा ही सेमी सिंथेटिक में है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो देखो आपका एक एग्जाम्पल है वल्कनाइज्ड रबर। अब ये क्या है, देखो इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या होता है, आपका सेल्यूलोस जो है ना, जो सेल्यूलोस है उसको जब उसका ट्रीटमेंट, सेल्यूलोस ट्रीटमेंट विद सल्फर,
ट्रीटमेंट विद सल्फर, उसको भी वल्कनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, अल्फर, ठीक है। सल्फर के साथ जब आप क्या करते हो, सेल्यूलोज का ट्रीटमेंट कराते हो, तो उसी को वल्कनाइजेशन बोलते हैं और उसको वल्कनाइज रबर बोल देते हैं जो आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से, टफनेस की वजह से इन में थोड़े चेंजेस किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप बात करें और क्या होता है, नेक्स्ट जो होती है आपका सेल्यूलोज को आप क्या करते हो, सेल्यूलोज को आप क्या करते हो, आप करते हो ट्रीटमेंट कराते हो उसका, ट्रीटेड विद ट्रीटेड विद, आप उसको किससे ट्रीट कराओ, ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट जब आप कराते हो, बहुत आपने जब आपका पॉलीमर स्ट्रक्चर आया होगा ना, तो आपने एक बॉक्स देखा होगा, एक बॉक्स में वहाँ ट्रीटमेंट सेल्यूलोज से दिखाया जाता है, कैसे सेल्यूलोज डाई एसीटेट का, कि आपका बॉक्स होता है उसमें सल्फर वल्कनाइज रबर का शायद मेरे हिसाब से दिखाया जाता है, पर येलो टब होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। वहाँ पे एनसीईआरटी में एक डायग्राम तो है, आई एम नॉट श्योर वो वल्कनाइज रबर का है या फिर एसिटिक के साथ सेल्यूलोज का ट्रीटमेंट, बट एक एग्जाम्पल ज़रूर है। चलिए फिर क्या होता है, एसिटिक एसिड के साथ आप जब ट्रीटमेंट कराते हो, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलता है, सेल्यूलोज डाई एसीटेट मिलता है, डाई एसीटेट। तो देखो सेल्यूलोज तो हमारा क्या ही रहा है, नेचुरल पॉलीमर है, ऑब्वियसली सी बात है नेचुरल पॉलीमर है, बट आप उसका कुछ ना कुछ मतलब क्या कर रहे हो, जोड़ तोड़ करा रहे हो, मॉडिफिकेशन करा रहे हो, और आप एक न्यू अपना पॉलीमर फॉर्म कर रहे हो, जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेचुरल वाले पॉलीमर से ज़्यादा बेहतर रहने वाली हैं, ठीक है। और एक और अभी आता है सेल्यूलोज ट्राइनाइट्रेट करके कुछ है, वो भी आपका एक एग्जाम्पल होता है इसके अंदर ही, ठीक है। ट्राइनाइट्रेट जिसको गन कॉटन भी बोलते हैं, फैब्रिक्स वगैरह में ही उसका यूज़ होता है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना आप, ठीक है। फिर बाद में आती है लास्ट जो आपका आता है सिंथेटिक पॉलीमर। तो सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंपल सी बात है, दोज पॉलीमर्स are synthesized in laboratory, लैब वगैरह में, लेबोरेटरी और सिंथेसाइज, ठीक है, यही लिख लो, ठीक है। लेबोरेटरीज वगैरह में जो बनाई जाती हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं आर जनरली, ठीक है, known as और डिफाइन एज सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। मैनमेड पॉलीमर भी बोल दो या सिंथेटिक पॉलीमर बोल दो, सिंपल सी बात है कि इनका नेचुरल पॉलीमर से और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर से कोई लेना देना नहीं होगा। ये क्या होंगे, आप लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया गया होगा इनको विदाउट द हेल्प ऑफ योर सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर, इन दोनों का ही यूज़ नहीं लिया जाएगा उसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो फैब्रिक में मैंने बोला था, फैब्रिक में अगर देखोगे तो फैब्रिक में पॉलीस्टाइरीन जो है वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका, जो फैब्रिक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, नायलॉन आपका, और बात करें पॉलीआइसोप्रीन, एथाइलिन भी है, ठीक है, एथाइलिन एक्सेट्रा, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो है आपके सिंथेटिक पॉलीमर के मिल जाएंगे, ठीक है। उनकी प्रिपरेशन भी हम करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम और ज़्यादा एग्जाम्पल देख के चलेंगे, ठीक है। बट फ्यू एग्जाम्पल्स जो पता होने चाहिए आपको वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या मोनोमर यूनिट रहती है, डोंट वरी, 1 बाय 1 करके हम अपकमिंग क्लासेस में उन सब की बात भी करेंगे, ठीक है। तो ये तो कुछ बात थी क्लासिफिकेशन की, पहले क्लासिफिकेशन की, जिसमें हमने पॉलीमर्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन, ठीक है, जिस सोर्स से हम उनको ऑब्टेन कर रहे हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं आज की क्लास में। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि भाई उनकी मोनोमर यूनिट क्या है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन रहने वाला है क्लासिफिकेशन आपका, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ
classification on the basis of repeating unit. ठीक है, रिपीटिंग यूनिट के बेसिस पे. ठीक है, रिपीटिंग यूनिट्स. चलिए फिर वो कैसे, वो देखेंगे. अभी देखिए, हमने बोला रिपीटिंग यूनिट क्या ही होती है, आपके मोनोमर्स ही होते हैं या नहीं. हाँ जी बिल्कुल, मोनोमर्स के जो है मोनोमर जो आपकी रिपीटिंग यूनिट की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे. उसके बेसिस पे आपको दो टाइप के पॉलीमर्स मिलते हैं. कौन कौन से, देखिए आपका सबसे पहला तो रहता है होमोपॉलीमर. होमोपॉलीमर. ठीक है, कुछ कुछ आपको समझ आ जाएगा. और यहाँ पे आ जाएगा आपका कोपॉलीमर, कोपॉलीमर्स. ठीक है, अब देखो नहीं समझ आएगा तो डोंट वरी, हम समझाएंगे यहाँ पे आपको वन बाय वन करके, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझाई जाएगी. ठीक है, पहले आपने ज़रूर ये क्लासिफिकेशन ज़रूर कहीं ना कहीं अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे होमोपॉलीमर कोपॉलीमर के बारे में. अब हम उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, थोड़ा सा डिटेल मतलब इन द बेसिस कि आपको पता होना चाहिए कि भाई होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं. बाद में हम इनकी वही चीज़ें क्या देखने वाले हैं, भाई कैसे प्रिपेयर करते हैं. अब तक आपने प्रिपरेशन के मेथड थोड़े बहुत ज़रूर पढ़े होंगे. जब आपने थोड़ा बहुत अगर पॉलीमर भी पढ़ा होगा तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है पॉलीमर चैप्टर में. होता ही क्या है, आपको पता होना चाहिए पॉलीमर क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन इनके पता होना चाहिए, कितने टाइप्स के मतलब दो तरीके से क्लासिफिकेशन होते हैं, उनके बेसिस पे होमोपॉलीमर कोपॉलीमर क्या होता है, फिर नेचुरल कौन से होते हैं, सेमी सिंथेटिक कौन से होते हैं, सिंथेटिक कौन से होते हैं. और प्रिपरेशन के भी दो ही मेथड है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए. फिर इनका पता होना चाहिए आपको यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं. तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, यूजेस भी साथ साथ देखते जाएंगे, क्लासिफिकेशन जो भी चीज़ें आपकी, बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसमें, ज़्यादा नंबर ऑफ सब टॉपिक्स नहीं है इसमें. ठीक है, ज़्यादा नंबर ऑफ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम होमोपॉलीमर में बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, होमो का मतलब होता है सेम. ठीक है, ऐसे याद रखिए, सेम, होमो का मतलब सेम. तो इसमें क्या होता है, द स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट obtained by addition. ठीक है, बाय पॉलीमराइजेशन. ठीक है, पॉलीमराइजेशन लिख देती हूँ बिकॉज कुछ भी रिएक्शन हो सकते हैं, आपको क्या पता वो एडिशन ही हो या आयनिक ही हो. बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर. ठीक है, एक ही तरीके के मोनोमर के रिपीटिशन से जो आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट बनेगी, उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, होमोपॉलीमर बोल देंगे. और एग्जांपल देखो, अभी ही थोड़ी देर पहले ही हमने एक एग्जांपल देखा था पॉलीइथाइलिन का. ठीक है, पॉलीइथाइलिन का. अब दूसरा एग्जांपल देख ले तो पीवीसी का देख ले. पॉलीविनाइल क्लोराइड में क्या होता है, वहाँ पे आपकी जो यूनिट रहती है, जो मोनोमर यूनिट रहती है, वो तो कुछ इस तरीके से होती है. ये क्या आपकी मोनोमर, जो आपकी क्या है मोनोमर, यानी कि जो आपकी स्ट्रक्चर मतलब बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट जो है. अब वहीं आप पीवीसी की बात करो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो यहाँ पे ये बन जाता है CH2 CHCl और ये रहा N. ठीक है, सो दीज यूनिट क्या, ये मोनोमर यूनिट क्या कर रही है, अपने आप को कंबाइन अपने जैसे ही दूसरे मोनोमर के साथ क्या कर रही है, सेम, दोनों सेम ही मोनोमर होने वाले हैं. क्या होगा, पॉलीमराइजेशन के अंडर को जाएगी और क्या फॉर्म करेगी, आपका एक मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि होमोपॉलीमर फॉर्म कर देगी. ठीक है, तो ये इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पे भाई एक ही यूनिट है जो बार बार क्या हो रही है, ऐड होती जा रही है. ठीक है, मगर वहीं कोपॉलीमर में आप समझ आ जाएगा कि इसमें जो स्ट्रक्चरल यूनिट रहने वाली है, द स्ट्रक्चरल यूनिट obtained by the polymerization of two or more type of monomers.
कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझिए, डोंट वरी नहीं समझ आ रहा, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो आपने नायलॉन 66 सुना होगा, नायलॉन 6,6, ठीक है। तो उसमें 2 मोनोमर होते हैं, पहला तो होता है आपका हेक्सा, देखो ये रहा NH2 6 और NH2, ठीक है, हेक्सामेथाइलिन डायमीन। और फिर यहाँ पे एक होता है एडिपिक एसिड COOH और साथ में CH2 4COOH, दीज 2 आर योर मोनोमर यूनिट, ठीक है। ये क्या है, आपकी 2 मोनोमर यूनिट है। और ये एक तो हो गया आपका एडिपिक एसिड, एक होती है हेक्सामेथाइलिन डायमीन। लिखना चाहो तो शायद मैं इसके ऊपर ही लिख देती हूँ, चलिए इसके ऊपर लिख दिया। ये एक मोनोमर यूनिट ये हुई हेक्सामेथाइलिन डायअमीन, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है ये आपका एडिपिक एसिड। अब देखो इसको 6 क्यों बोलते हैं, चलो वैसे तो ये कहानी आके आती है मगर अभी बताती हूँ। इसमें कार्बन नंबर काउंट करो कितने हैं, 6 है। नाइट्रोजन के पास कार्बन थोड़ी है, सिर्फ कितने हैं 6। और इसमें भी देखोगे आप तो कितने ही कार्बन है, 4 तो आपके मिथाइल के और 2 किसके हैं, आपके एसिडिक एसिड के, ठीक है, जो ये आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है इसके। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन हुए, 6। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नायलॉन 6, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन के बाद जो आपका बनता है, क्या बनता है, स्ट्रक्चरल यूनिट जो बनती है वो क्या बनती है, देखो यहाँ से निकलेगा एक हाइड्रोजन। देखो अगर मैं आपको बेसिक अगर समझाना चाहूँ अभी, ठीक है, ये आपकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, होगा क्या, ये रहा NH2, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, COOH प्रेजेंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ COOH प्रेजेंट है, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, कंडेंसेशन यानी कि वाटर का रिमूवल। अब नाम लिया है कंडेंसेशन, तो वह क्या होगा, वाटर यहाँ से रिमूव हुआ होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से वाटर आपको निकलता हुआ नजर आता है। यानी कि जो ये वाला मोनोमर था इसमें से क्या जाएगा, आपका एक हाइड्रोजन जाएगा और एडिपिक एसिड में से सेम दोनों साइड से क्या निकलेंगे, OH ग्रुप निकलेगा। और क्या रिमूव होता हुआ नजर आएगा आपको, -H2O कंडेंसेशन बोल रही हूँ ना, तो H2O क्या निकलता हुआ होगा नजर आएगा आपको, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ, देखो यूनिट कैसे बनेगी, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकलेगा एक हाइड्रोजन, ऐसे अगर इसके बराबर में एडिपिक एसिड आ गया तो उसमें से OH निकल जाएगा, तो ये बनेगा NH2CH26NH। और यहाँ पे क्या बचा, OH निकल गया तो O या फिर CO लिख लिया, OC, CH2 का होल 4CO। और ऐसे ही नंबर ऑफ यूनिट, ये है अब आपकी, ये यूनिट रिपीट होगी। वहाँ पे क्या देख रहे थे, सिर्फ ये यूनिट रिपीट हो रही थी, मगर यहाँ पे क्या देखने को मिला, इतनी ये पूरी कंबाइन यूनिट, ये नहीं है कि बस ये छोटी सी यूनिट रिपीट हो रही है, नहीं, ये पूरी कंबाइन यूनिट रिपीट हो रही होगी। सो दीज आर द डिफरेंसेस। आपने क्या देख लिया, एग्जाम्पल के साथ डिफरेंसेस देख ले किस किस के बीच में, आपके होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर के बीच में, जो आपको पता होने चाहिए थे, ठीक है। डिफरेंसेस क्या हैं, किस बेसिस पे डिफरेंस है, देखो मोनोमर के बेसिस में। यहाँ पे सिर्फ एक ही मोनोमर यूनिट से आपको होमोपॉलीमर्स मिल रहे हैं, मगर वहीं अगर कोपॉलीमर की बात करें तो 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपके मोनोमर्स, वो क्या हो रहे हैं, पॉलीमराइज हो रहे हैं। और आपको लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर्स, लार्ज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल आपको फॉर्म करते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने दूसरी क्लासिफिकेशन भी पढ़ ली है, पहली क्लासिफिकेशन, दोनों ही क्लासिफिकेशन आपने पढ़ ली। किसके बेसिस पे, आपने सोर्स के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन देख ली है, और साथ ही साथ आपने किसके बेसिस पे देख ली है, आपके मोनोमर स्ट्रक्चरल यूनिट के बेसिस पे, कि भाई जो आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट है वो जो है वो क्या हो रही है, स्ट्रक्चरल यूनिट के रिपीटिंग, कि भाई जो रिपीटिंग यूनिट है जैसे मोनोमर है वो सेम है या फिर डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं बहुत देर से एक टर्म यूज़ कर रही हूँ, मैक्रोमोलिक्यूल। बट एक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट जो है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो स्टेटमेंट, दैट ऑल पॉलीमर्स all polymers are macromolecule
macromolecule molecules, but all macromolecule molecule are not polymers। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सारे के सारे जो भी जितने भी जो आपके क्या होते हैं पॉलीमर्स होते हैं वो मोनोमर होते हैं, मगर सारे मोनोमर्स जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है सॉरी वो क्या नहीं होते, पॉलीमर नहीं होते। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, अंडरलाइन कर देती हूँ मैं इसको। क्या बोल रहे हैं, कैसे समझोगे आप इस चीज़ को? अगर आपको जस्टिफाई करना, अगर आपके एग्जाम में आ गया कि भाई इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, तो आप कैसे करोगे, कैसे स्टेटमेंट को इसकी स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन दोगे? तो देखो एक एग्जांपल जो है वो आपका क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इज़ वन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या होते हैं, बहुत बड़ी, मैक्रो का मतलब लार्ज यूनिट। ठीक है, लार्ज यूनिट होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ योर बायोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, वो होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मगर अगर वही हम बात करें पॉलीमर्स में, तो पॉलीमर्स लाइक मैक्रोमोलिक्यूल का अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, क्लोरोफिल इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। CHLOROPHYLL। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, एक मैक्रोमोलिक्यूल है, मगर उसमें कोई भी क्या नहीं देखने को मिलती, रिपीटिंग यूनिट नहीं देखने, वो जो मिली है क्लोरोफिल जो हमें मिलता है वो किसी मोनोमर के एडिशन से नहीं मिलता। ठीक है, यानी कि रिपीटिंग यूनिट इसमें प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए ये क्या नहीं है, पॉलीमर नहीं है। क्योंकि पॉलीमर में तो बेसिक डेफिनेशन ही हम क्या बोल रहे हैं कि दीज आर लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन और पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट। मगर जब रिपीटिंग यूनिट ही नहीं प्रेजेंट होंगी तो क्या वो आपका पॉलीमर कहा जाएगा? तो नहीं, वो पॉलीमर के अंदर नहीं आएगा। और एग्जांपल क्या है उसका, क्लोरोफिल। ठीक है, और वही अगर मैं बात करूं पॉलीमर्स में, जैसे पीवीसी हो गया आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया। ठीक है, दीज ऑल आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स तो हैं ही, और साथ में क्या बोला है, पॉलीमर्स तो हैं ही, और हम क्या बोलते हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ रिपीटिंग यूनिट बाय द एडिशन ऑफ रिपीटिंग यूनिट विच कैन बी सेम और डिफरेंट। देखा हमने, सेम किस केस में होगा, होमोपॉलीमर के केस में, और डिफरेंट किसके केस में होगा, कोपॉलीमर्स के केस में होगा। तो जो आपकी कंप्लीट डेफिनेशन थी अब आपको आई होप समझ आ जाएगी। तो ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी आपके पॉलीमर होंगे वो सारे क्या रहने वाले हैं, मैक्रोमोलिक्यूल रहने वाले हैं। मगर सारे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर हो, ऐसा सत्य नहीं होगा। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। और इस स्टेटमेंट आ जाती है बहुत बार, जस्टिफाई करो इस स्टेटमेंट को। कोई भी बहुत छोटी सी स्टेटमेंट होती है ना, उसका जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप तो पढ़ रहे हो कि भाई चलो ये चीज़ तो हमें पता है कि जितने भी पॉलीमर हैं वो क्या है, सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मगर हमने ये तो कहीं नहीं पढ़ा भाई कि सारे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर है या नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका एक कॉन्ट्रोडक्टरी सिचुएशन बन जाएगी, या फिर बोलो कि डिलेमा बन जाएगी आपके लिए कि क्या हम ये चूज़ करें कि सारे मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर होते हैं, या फिर ये चूज़ करें कि सारे पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते। अगर आपने पढ़ा नहीं होता तो ये डिलेमा आपके लिए होती, मगर आपने पढ़ लिया स्टेटमेंट तो अभी आपके डिलेमा नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें फटाफट से बताओ किस किस को समझ आ गई। यहाँ तक जो हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करा था, डेफिनेशन से अपना स्टार्ट करा था चीज़ों को, कि डेफिनेशन से हम ये चीज़ समझने की कोशिश करें। पहले हमें पता होना चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन तो पता होना चाहिए ना, कि भाई जो भी है, जैसे आप सिंपल सी बात है, अगर आपको पता हो किसी का नाम राम है, मैं बोल देती हूँ राम है कोई, तो आपको नहीं पता राम कौन है, भगवान है, या फिर आपको कोई फ्रेंड है नहीं पता, या कोई रिलेटिव है। जब मैं उसको डिफाइन कर देती हूँ कि भाई राम आपके रिश्तेदार के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे डिफाइन हो चुका है कि भाई वो आपके रिश्तेदार के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आप उसके बारे में बता सकते हो, जो भी कन्वर्सेशन है कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक चीज़ें नहीं पता होगी कि भाई किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कैसे प्रोसीड करोगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमने स्टार्ट करा पॉलीमर से, पॉलीमर की डेफिनेशन से। फिर हमने थोड़ा उनके पॉलीमर आगे पढ़ने से पहले थोड़ी उसके पीछे की कहानी जानी कि कहाँ से टर्म आई,
कौन ऐसे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने जो है हमें क्या पॉलीमर टर्म दी। फिर उसके बाद हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहे हों, फिर कोई और नया साइंटिस्ट आया होगा, उसने कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफाई करके हमें न्यू जो आज हम पढ़ते हैं, जो कंप्लीट पॉलीमर आप पढ़ते हो, जो कि आप पॉलीमर साइंस में पढ़ते हो, पॉलीमर साइंस में आप पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ते हो और पॉलीमर फिजिक्स पढ़ते हो, बायो फिजिक्स पढ़ते हो, देयर आर नंबर ऑफ कैटेगरीज जो आप पॉलीमर साइंस में पढ़ते हो, पूरी एक यूनिट है वो, ठीक है। हम बस उसकी सब यूनिट पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बाद में जो हमारे कौन आए साइंटिस्ट जिनका नाम हरमन स्ट्रोजेंजर था, उन्होंने बाद में क्या करते हैं पॉलीमर को प्रॉपरली डिफाइन करा कि भाई कोवलेंटली बॉन्डेड माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी इनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कैसे सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि पॉलीमर जनरली ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, कोवलेंटली बॉन्डेड हो, नॉन कोवलेंटली बॉन्डेड भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर वहीं हमने बात करी कि मोनोमर्स, मोनोमर बाद में बहुत बार आता है डिफाइन मोनोमर, बहुत ही 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि मोनोमर क्या होता है। तो आपको डिफाइन करने के साथ साथ एग्जांपल्स भी आप बता देना। और अगर आप उसमें कुछ भी देखो, अगर आप आंसर राइटिंग में कोशिश करो कि आप पिक्चर रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंटेशन अगर आप जितना अच्छा बनाओगे, आंसर राइटिंग को जितना अच्छा करोगे, आपको उतने ही चांसेस है कि आप हाई मैक्सिमम लेवल जो है आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम्स में, ठीक है। फिर वहीं अगर हम बात करते हैं, फिर हमने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करी, पहले क्लासिफिकेशन की बात करी कि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, उनके सोर्स के बेसिस पे, जिसमें 3 टाइप्स हमने उनको कैटेगराइज करा था, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, ठीक है। तीनों का डेफिनेशन विद एग्जांपल, ये कहानी हमने पढ़ ली। फिर उसके बाद हमने क्या करा, फिर उसके बाद हमने देखा कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा, हमने देखा रिपीटिंग यूनिट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, कि रिपीटिंग यूनिट सेम है या फिर डिफरेंट है। उसके बेसिस पे आपको 2 क्लासेस मिली, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए विद डेफिनेशन, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर एक स्टेटमेंट जो आज की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी कि जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सारे के सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बट सारे मैक्रोमॉलिक्यूल पॉलीमर नहीं होते। जैसे कि क्लोरोफिल के एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था कि वो क्या होता है, एक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है मगर पॉलीमर नहीं होता, ठीक है। तो आज की क्लास में बस हमने बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन करा है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है। कौन कौन से डिफरेंट प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं, किन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, पॉलीमर को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। उन जो डिफरेंट आपके प्रिपरेशन मेथड है उनको एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विद मैकेनिज्म समझेंगे उनको, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।